नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ और ये टॉपिक आज के दिन में इतना रिलेवेंट है। हार्ट का मरीज हर दिन सोचता रहता है क्या क्या अलाउड है और क्या क्या अलाउड नहीं है, और वो चाहता है कि उसको पर्सनलाइज्ड पता चले मेरे लिए क्या क्या अलाउड है, मेरे को क्या क्या नहीं अलाउड है। ये सारी बातें आज मैं करने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं चाहूँगा आपको पहले बताऊँ ये हार्ट की बीमारी होती क्या है। थोड़ा सा मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। मैंने MBBS कलकत्ता से किया है, MD लखनऊ से किया है और 6 साल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में मैंने काम किया है। और 1995 के बाद मैंने एक नया तरीके का ट्रीटमेंट लेके एम्स से रिज़ाइन किया और इस ट्रीटमेंट का नाम है साउल, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिकल साइंस और आर्ट दोनों को जोड़ दिया हमने। किस तरह से हम चलें कि मेडिकल साइंस की भी बात बन जाए और आर्ट ऑफ लिविंग भी आ जाए। पर उसमें ये जो मेडिकल साइंस की जो खराबियां हैं उसको हमने निकाला है। एक बाईपास सर्जरी को निकाला, एंजियोप्लास्टी को निकाला है, एंजियोग्राफी को निकाला। इन तीनों में कॉमन बात है कि ये तीनों बॉडी के संग छेड़खानी करती है और बॉडी नेचर का बेस्ट मशीन है, इसके संग छेड़खानी नहीं करना चाहिए क्योंकि बॉडी की बनावट हमारे सोच के बाहर है। इनफैक्ट कोई भी नेचर की चीज़ हमारे सोच के बाहर है। आप सोच के देखिए, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स खोल के आप जोड़ सकते हैं, पर एक फूल को तोड़ दूं वापस नहीं जोड़ सकते, एक पत्ता तोड़ देता हूं वापस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि नेचर के संग हमारी कोई तकलीफ हम नेचर को देंगे तो वापस आएगी वो हमारे पास घूम के। तो नेचर को छेड़खानी ना करें, ये मेरा हर वक्त का एडवाइस है। और इसलिए हम लोगों को बोलते हैं ना ही बाईपास सर्जरी करो, ना ही एंजियोप्लास्टी करो। और लकीली अब ये मेडिकल साइंस ने प्रूव कर चुका है कि भाई हार्ट के मरीजों को अब एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि वो लाइफस्टाइल अपने आप को बदल दें, वो इस तरह से चले कि उनकी ब्लॉकेज बढ़े नहीं और रिवर्स हो जाए। और अगर ब्लॉकेज रिवर्स हो सकता है तो फिर हमें ऑपरेशन करने की कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सारी बातें साउल की कंसेप्ट में है कि हार्ट की बीमारी को बॉडी को काटे बिगर की किस तरह से इलाज हो और वो इलाज इतना इफेक्टिव हो कि उनको हार्ट अटैक के चांसेस एकदम खत्म हो जाए और हर कोई इम्प्रूव हो जाए। हर कोई इम्प्रूव हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ साउल की तरफ से कि आपको ऑपरेशन ना करना पड़े, हार्ट अटैक ना हो और आप स्वस्थ हो जाए और बिना बॉडी को काटे ये काम हो सकता है। तो साउल ने लाइफस्टाइल, दवाई, उसके संग मेडिकल की दवाई के साथ साथ एक ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास, एक ट्रीटमेंट है डिटॉक्स। ये सारा मिला के, और हम आयुर्वेदा, होम्योपैथी सबको प्रमोट करते हैं। हम बोलते हैं ना, हमें बॉडी को काटे बगैर जो जो चीज़ काम में आ जाए सारे को यूज़ करना है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। मैं अब आपको थोड़े से स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जिससे हमें आपको पता करवा दूं पहले पे हार्ट की बीमारी क्या है, फिर करेंगे डूज एंड डोंट्स। कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर मैं चाहता हूं एक बार आपके लिए रिवीजन हो जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्ट की बीमारी क्या है, कैसे क्या होना है। तो कुछ स्लाइड्स आपको दिखाता हूं और मेरी कमेंट्री सुनिए इसके ऊपर। देखिए, ये तो आपको दिखा रहे हैं पूरी ह्यूमन बॉडी और ये दिख रहा है आपको हार्ट पंप करती है तो यहाँ से ब्लड पूरे शरीर को पहुंच जाती है, ये रेड वाली ट्यूब से, और पूरे बॉडी से ब्लड वापस ब्लू वाली ट्यूब से हार्ट को आती है। हार्ट ये काम करता रहता है 1 मिनट में 72 बार और पूरे दिन में 1 लाख बार हार्ट पंप करता है और हर बार ऑक्सीजन पहुंचती है पूरी बॉडी को। अच्छा, हार्ट को खुद के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और इसके लिए हार्ट 3 ट्यूब लेती है अपने लिए, और ये तीनों ट्यूब के नाम है कोरोनरी आर्टरीज। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तीनों कोरोनरी आर्टरीज को। एक तो राइट साइड में इसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट साइड में LAD और लेफ्ट के पीछे है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। यही 3 ट्यूब है जिनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। और वो ब्लॉकेज जमती क्या चीज़ है, उसमें जमती है 2 तरह की चीज़, एक का नाम है कोलेस्ट्रॉल और एक का नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये जो ब्लॉकेज के कारण है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं ब्लॉकेज बनता कहाँ पे। ये 3 ट्यूब है, एक का नाम है RCA, एक का नाम है LAD और एक का नाम है LCX, और ये 3 ट्यूब के थ्रू हार्ट को ब्लड मिलता है। और अब देखिए ये जो तीनों ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज कैसा दिखता है। ये देखिए ब्लॉकेज, आप देख के देखिए कैसा ब्लॉकेज है।
ये 0 ब्लॉकेज है, ये ट्यूब में दिख रहा है आपको, यहाँ पे 0 ब्लॉकेज है, 10% ब्लॉकेज है, 20% ब्लॉकेज है, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी। दिख रहा है आपको, अब ये 20-25% ब्लॉकेज ब्लड रह गई है जाने का रास्ता, और 70, 75 या 80% ब्लॉक हो गई है, 20% खुला है। ये है हार्ट का मरीज। अब ये हार्ट का मरीज क्यों है? क्योंकि इसकी 80% ब्लॉक हो गई, अब सिर्फ 20% है। अच्छा, फिर भी ये हार्ट का तो मरीज है, पर उसको पता भी नहीं कि वो हार्ट का मरीज है। हो सकता है कल उसकी एंजियोग्राफी हो, कल उसकी सीटी एंजियोग्राफी हो, उसको पता चले उसकी ब्लॉकेज कितनी है। पर आज के दिन में वो सोचता है मैं तो एकदम ठीक हूं, 5 किलोमीटर पैदल चल रहा हूं। तो 5 किलोमीटर कैसे चल रहा है? क्योंकि 20% खुला हो तो आपको 5 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी क्या सोचेगा, मैं 5 किलोमीटर चल सकता हूं, मैं तो हार्ट का पेशेंट हुई नहीं। बट 2 दिन बाद उसका एंजियोग्राफी किया, पता चला उसकी ब्लॉकेज है। तो याद रखिए, ये ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ते रहती है, 30-40 साल लगाती है, हर साल 2-3% बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन 70-80 क्रॉस करती है, तब जाके मरीज को पता चलता है वो हार्ट का मरीज है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, ये जो ब्लॉकेज बढ़ती रहती है तो इससे एक नुकसान आगे हो सकता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। नाउ व्हाट इज अ हार्ट अटैक? आप देखिए, ये जो ब्लॉकेज है इसके ऊपर एक पर्दा है, और ये पर्दा एक दिन फट जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन या एंडोथेलियम। जैसे ये फटेगा, यहाँ से केमिकल्स निकल के ब्लड में आएगी और ब्लड क्लॉट कर जाएगा। जैसे ही ब्लड क्लॉट करेगा, इमीडिएटली हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाएगा। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग ये समझाते हैं कि ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए, ब्लॉकेज कम होना चाहिए। अब आदमी बोलता है सर कम होने के लिए क्या करना है, वो बताइए। अगर ब्लॉकेज कम हो जाएगा तो पर्दे के ऊपर स्ट्रेचिंग कम हो जाएगा और वो हार्ट अटैक से बच जाएगा। तो आदमी बोलता है सर बताइए क्या करें कि ब्लॉकेज बढ़े नहीं, और क्या करें कि ब्लॉकेज घट जाए। और इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा ब्लॉकेज के कारण कौन से हैं, किस किस कारण से ब्लॉकेज होती है। तो ये कारणों को एक बार दिखाना होगा, पर उससे पहले आपको दिखाऊंगा, ये देखिए पिक्चर जिसमें दो ट्यूब है, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, और इसमें 70-80% ब्लॉक है, और ये पर्दा भी दिख रहा है, और ये चर्बी जम गई है, कोलेस्ट्रॉल फैट जम गई है यहाँ पे। अच्छा, अब ये ब्लॉकेज बढ़ेगा तो एक दिन ये पर्दा फटेगा और यहाँ पे क्लॉट आ जाएगी। जो बीच का पोर्शन है जहाँ पे व्हाइट दिख रहा है वहां पे क्लॉट आएगी, और ये देखिए क्लॉट आते ही क्या हो गया, ये 100% ब्लॉक हो गई, और ये इस वक्त हार्ट का एक हिस्से का सप्लाई बंद, और वो हिस्सा डेड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, और ये होना नहीं चाहिए। हार्ट का पेशेंट 2 ही चीज चाहता है कि सर एक हार्ट अटैक ना हो और एक मेरी इंप्रूवमेंट हो जाए। तो ये इंप्रूवमेंट का मतलब है ब्लॉकेज कम हो जाए। तो ये एक बार मैं आपको समझाऊं, ये ब्लॉकेज का कारण को हम हटा लें तो ये हार्ट अटैक का चांस ही खत्म हो जाएगा। और ये देखिए कारण की लिस्ट हमने बताई है, ये 6 आइटम है जो लिपिड प्रोफाइल मानते हैं इसको हम लोग। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों जमती है ब्लॉकेज में, और HDL है जो ब्लॉकेज को घटाने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है एनिमल फूड में, और ट्राइग्लिसराइड तो ऑयल और नट्स में। और उसके साथ ये ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवरवेट, स्ट्रेस, ये लोग ब्लॉकेज को बढ़ाने में मदद करता है, ये लोग स्पीड अप कर देता है ब्लॉकेज का। और ये जो एक्सरसाइज, योगा, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट है, ये ब्लॉकेज की स्पीड को कम कर देता है, ये रोकता है ब्लॉकेज को। तो चलिए एक बार देखते हैं ये हम लोग ये करना क्या चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे एक सर्कल बनाया, आप सेफ्टी सर्कल बोलते हैं इसको। इसमें आप देखेंगे सारे कारण, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर, शुगर, सारे कारण को हमने चारों तरफ बना दिया, और इनके 3 रेंज बना दिए, रेड, येलो, ग्रीन। अगर रेड पे रखते हैं तो डेंजर है, ब्लॉकेज बढ़ रहा है, हार्ट अटैक होगा। येलो में ब्लॉकेज रुक जाएगी, और ग्रीन में रखेंगे तो ब्लॉकेज कम होता रहेगा। तो हमें कम होने वाली बात चाहिए, और उसके लिए आपको हर चीज को ग्रीन में लाना पड़ेगा। उसके लिए खाने पीने में बदलाव लाना पड़ेगा, एक्सरसाइज, योगा करना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, और उसके संग ब्लड प्रेशर, शुगर, इनकी अगर दवाई की जरूरत है वो भी हम देने तैयार हैं। तो हमारे हार्ट के पेशेंट को हम पहला काम करते हैं, बोलते दवाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसकी दवाई ले लो, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है उसकी दवाई ले लो, इनकी सप्लाई बाहर से बंद कर दो। और ये जब आएगी नहीं बाहर से तो जमेगी कैसे? और उसके साथ बॉडी में कुछ बन रहा है तो उसको भी रोक दो दवाई देके। और उसके संग ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग और स्ट्रेस, इसको कंट्रोल कर दो, ये ब्लॉकेज बढ़ाने में मदद करता है। और बाकी जो 4-5 है इनको रोक दिए, इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको HDL बढ़े, फ्रूट्स वेजिटेबल खूब खाएं, योगा करें, वॉकिंग करें, और 0 ऑयल का डाइट लें। और अगर ये आप कर सकते हैं तो हार्ट अटैक के चांस खत्म है। तो मैं हार्ट के पेशेंट्स को, लाखों पेशेंट हमारे पूरे इंडिया भर में चल रहे हैं, करीब 93 साउल के सेंटर से, आपकी सिटी में भी होगा,
पर ये सेंटर्स में हम लोग हार्ट के पेशेंट को 4 ट्रीटमेंट देते हैं। एक हम लोग बोलते हैं भाई आप अपना खाना पीना बदलो, लाइफस्टाइल को बदलो, योगा करो, वॉकिंग करो। दूसरा हम बोलते हैं दवाइयाँ ले लो एलोपैथी की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहो तो उसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी सब ऐड कर लो। और तीसरी चीज इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ईसीपी, एक नेचुरल बाईपास करके ट्रीटमेंट होता है। उसमें हार्ट के नई ट्यूब खुल जाती है, हार्ट के अंदर बाईपास हो जाती है बिना काटे। और इसके साथ एक डिटॉक्स करके ट्रीटमेंट होता है जिसमें ब्लॉकेज को हम लोग घटाने की काम करते हैं। और ये सबको एक साथ करके हमने ऐसा एक फुल प्रूफ प्रोसेस बना दिया है जिससे साउल की सक्सेस आज पता चल रहा है पूरे इंडिया भर में। लाखों लाखों मरीज जा रहे हैं, वो लोग भेज रहे हैं लोगों को, और लोग अब समझ रहे हैं कि इनसे अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो क्यों हम ऑपरेशन करवाएं, क्यों बाईपास कराएं, क्यों एंजियोप्लास्टी कराएं। और अब तो वर्ल्ड भर में बड़े बड़े ट्रायल आ गए। अभी लेटेस्ट ट्रायल है 2019 में जो बता रहे हैं कि हमें ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, और लाइफस्टाइल और खाना पीना, दवाई, ये काफ़ी है बाईपास एंजियोप्लास्टी को अवॉइड करने के लिए। तो हम लोग इस पाथ में चलना चाहते हैं। तो चलिए, हार्ट की बीमारी आपको पता चल गया। मैं आपको एक बार बता दूं, हमारी हार्ट की जो ज़रूरत है वो जब तक पूरा होता है मरीज को कोई तकलीफ नहीं है। और ज़रूरत भी 3 स्टेज में होता है। एक, आप जब बैठे हो तो ज़रूरत कम होगा, जब आप चलोगे तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जब दौड़ोगे तो और ज़्यादा ज़रूरत होगा। तो हमारी ज़रूरत हार्ट की 3 तरह की होगी, जब आप बैठे हैं, जब आप चल रहे हैं, जब आप दौड़ रहे हैं। और अगर दौड़ने के लिए ब्लड की बात करें तो हमें 30% ब्लड मिल जाए तो दौड़ सकते हैं, 20 मिल जाए तो चलने में कोई दिक्कत नहीं, और 10 मिल जाए तो बैठे बैठे भी काम चल जाएगा। तो एक रफ आइडिया रखा के रखिए, 70-80 ब्लॉकेज बिना मरीज को पता भी नहीं चलेगा। तो हार्ट का पेशेंट हमारे पास तभी आएगा जब उसकी 70-80 ब्लॉकेज हो चुकी है और उसकी ब्लॉकेज बढ़ रही है, तभी वो हमारे पास आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस बीमारी में हम लोग करना क्या चाहते हैं अभी तक। अच्छा, हार्ट के हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, एक बात और आपको इसी बहाने बता दूं, हार्ट के हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हार्ट के पेशेंट को तकलीफ होता है तो भाई 70-80 ब्लॉकेज तो मिलेगी, एंजियोग्राफी हो जाती है तो ब्लॉकेज पता चल जाता है। फिर वो डराते हैं हॉस्पिटल वाले कि देखो आपका हार्ट अटैक होने वाला है। ये नहीं बताते कि अगर ब्लॉकेज बढ़ेगा तो जाके हार्ट अटैक होगा, वो बोलते होने वाला हार्ट अटैक, तब आदमी घबरा जाता है। और उस वक्त उनको प्रेशर डाला जाता है कि आपको बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। जबकि अब ये प्रूव हो चुका है कि इन दोनों के अलावा भी ट्रीटमेंट सस्ता सही ट्रीटमेंट है जहां बॉडी को छिड़खानी नहीं करना पड़े। पर हॉस्पिटल को, कार्डियोलॉजिस्ट को हॉस्पिटल सिस्टम को चलाना पड़ेगा। तो वो लोग अभी भी वो रिकंसाइल नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में कि इनके बिना भी ऑपरेशन बिना भी काम होगा। पर लोग भी नहीं चाहते ऑपरेशन, पर लोग दड़ा धमका के ऑपरेशन के लिए राजी करवाते हैं। ये हमारी मेजर प्रॉब्लम है कि हार्ट के हॉस्पिटल वाले फियर पैदा करते हैं, आर्टिफिशियली फियर पैदा करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं कि भाई आपका बहुत खराब कंडीशन है, अभी के अभी मर सकते हो। आदमी के पास कोई उपाय नहीं होता है। तो एनीवे, हम लोग हार्ट के पेशेंट को बोलते हैं नहीं आप ऑपरेशन नहीं कराओ, पर वो आदमी ये भी चाहता है कि डॉक्टर साहब चलो ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, दवाई भी खाऊंगा, खाना पीना भी फॉलो कर रहा हूँ, आपकी और बाकी ट्रीटमेंट भी करा लूंगा, पर एक बात बताइए मेरी लाइफ नॉर्मल रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं बोला एकदम नॉर्मल रखना पड़ेगा। लाइफ जैसा पहले चल रहा था आज भी वैसे ही चलेगा। पहले मतलब क्या, 1 महीना पहले कि आप जब ठीक थे तब आपकी क्या ब्लॉकेज नहीं थी? तब ब्लॉकेज थी, पता नहीं था आपको। अब ब्लॉकेज पता चल गया, इसका मतलब नहीं है कि लास्ट डे है। यस, आप वही काम करोगे जो पहले भी करते थे, बट क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। अब एक बात सोच के देखिए, आपको अभी तक क्या क्या करना और क्या क्या ना करना कौन बता रहा है? अभी तक इनको बताने वाले हैं बहुत सारे लोग। इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि हेल्थ के बारे में एडवाइस देने में कोई भी कंजूसी नहीं करता है। हर के पास हेल्थ की एडवाइस देने का क्षमता ना भी हो तो भी देने तैयार हो जाते हैं। इंडिया में एक हॉबी है लोगों का कि हेल्थ के बारे में एडवाइस देना। हार्ट का पेशेंट को मान लेते हैं हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल होके घर आ गया, अब उसके पड़ोसी आ जाते हैं उसको बताने, अरे आप कैसे हैं? बोलता मैं ठीक हूं। आपको हार्ट अटैक हुआ क्योंकि आप सफोला नहीं खाए। एकदम गलत बात है, वो ऐसा बात बोल देते हैं। अब मरीज सोचता है चलो हार्ट अटैक हुआ तो सफोला खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक हो, सफोला की वजह से तो हार्ट अटैक होता है। मरीज खड़ा होता है तो बोलते हैं आप खड़े क्यों? पेशेंट बोलता है नहीं मैं ठीक हूं, खड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं। खड़ा नहीं रहना चाहिए हार्ट के पेशेंट को, बैठ जाइए। मरीज बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा आता है, आपको अरे हार्ट की बीमारी हो गई, अच्छा कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा आप बैठे क्यों?
बोलते नहीं बैठने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं हार्ट के पेशेंट को बैठना नहीं चाहिए, आप लेट जाइए। अब मरीज क्या करेगा, वो तो चला गया, मरीज सोचता बैठूं या लेटूं, फिर सोचता नहीं लेटना बोला है तो लेट जाना ही ठीक रहेगा। अब वो लेटा रहता है, तब तक एक रिश्तेदार आता है, 1-1.5 घंटा खूब गप करता है, आपको ऑपरेशन कराना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, एडवाइस देने में तो इंडिया में कमी है ही नहीं। फिर वो रिश्तेदार क्या बोल के जाता है, मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ आप चुपचाप लेटे हो, लेटना हार्ट के लिए ठीक नहीं है, आपको चलना जरूर चाहिए, नहीं चलोगे तो हार्ट कभी ठीक नहीं होगा। अब मरीज घबरा जाता है कि इसका मतलब फिर चलना भी होगा, तो सोचता है नहीं मैं ठीक होना चाहता हूँ, फिर चलता हूँ। थोड़ा सा बाथरूम की तरफ चलने जाता तब तक वाइफ आ जाता है, आपको किसने चलने बोला है, अरे इसने बोला इसको कुछ नहीं आता है, आप लेट जाओ। अब मरीज क्या करेगा, जाके लेट जाता है। अब उसके हाथ में क्या है समझिए, खड़ा रहना अलाउड नहीं है, बैठा रहना अलाउड नहीं है, लेटना भी अलाउड नहीं है, और चलना भी अलाउड नहीं है। अब वो मरीज ऐसा हो जाता है कि रास्ते के बीच में एक फुटबॉल रख दीजिए, कोई भी आके मार के चला जाए। तो ये हमारी मेजर प्रॉब्लम है, एडवाइजर्स को मालूम भी नहीं, पर एडवाइस देना यहाँ का हॉबी है। थोड़े दिनों में मरीज और उनकी वाइफ को समझ आ जाता है कि जितने एडवाइजर है सब के सब गप्पी है, उनको नॉलेज नहीं है। फिर वो डिसाइड करते हैं ना हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट से एडवाइस लेंगे। अच्छा, उनको ये नहीं मालूम कार्डियोलॉजिस्ट अभी वेट कर रहा है कि इसका ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ और हमारे कमीशन आई कि नहीं आई। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है कि नहीं मैं फीस दूंगा और सारे क्वेश्चंस पूछ के आऊंगा, और वो लिस्ट बना के जाता है ये क्या क्या काम अलाउड है और क्या क्या काम अलाउड नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट का टेंडेंसी होता है कि इसके बारे में बात ही नहीं करना। वो लोग मिलते ही पेशेंट को डराना शुरू करते हैं, अरे अभी तक ऑपरेशन नहीं हुई आपकी, अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है सर, पर वो तो आपने 1 महीना पहले बोला था कुछ भी हो सकता है। नहीं अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, आप बहुत रिस्क में चल रहे हो, आप अब भी कभी ऑपरेशन करो। बस अब वो पेशेंट का जितना टेंशन लेके गया था उसका डबल लेके वापस आ रहा है। ब्लॉकेज वहीं की वहीं है, 1 महीना पहले और अभी भी, बट मन में एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और मैं यही नहीं चाहता हूं कि ये अननेसेसरी प्रेशर हो। आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए क्या क्या अलाउड है और क्या क्या अलाउड नहीं है, और उसकी लॉजिक मैं आज समझाने वाला हूं आपको, क्यों क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, क्यों वाला बात आपको जानना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी करने का मतलब है खाने पीने का एडवाइस मैं आगे आपको दिया हूं, मैंने एक टेस्ट का एडवाइस दिया हूं, दवाइयों का एडवाइस आपका लेक्चर मेरा भी हुआ है। मैं एक एक टॉपिक को पकड़ूंगा, पर आज मैं ले रहा हूं कि हार्ट के मरीज को हम लोग क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी अलाउ कर रहे हैं, क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी हम चाहते हैं वो करें। तो मैं आपको अब स्लाइड दिखाना चाहता हूं, देखिए अब स्लाइड देखिए और क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी अलाउड है वो समझिए। हमें चाहिए वॉकिंग, कितना मिनट, 35 मिनट, 35 मिनट्स वॉक हमें चाहिए हार्ट के पेशेंट से। स्पीड में आगे समझाने वाला हूं, और हमें चाहिए 35 मिनट का योगा। ये 2 फिजिकल एक्टिविटी हम आपसे चाहते हैं, बहुत क्लियरली चाहते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें ये करवाना ही है। तो और हमें योगा चाहिए 35 मिनट, और योगा में भी 4 पार्ट हैं हमारे पास। एक है SHE मतलब सावल हार्ट एक्सरसाइजेस, एक है थोड़ा सा एडजस्ट करना हूं मैं, हाँ, एक है सावल हार्ट आसनास, और ये 10 मिनट 20 मिनट, प्राणायाम 5 मिनट, और मेडिटेशन मैं प्रेक्षा मेडिटेशन एडवाइस करता हूं वो 10 मिनट। टोटल 35 मिनट मुझे चाहिए। योगा के बारे में मैं बात बताऊंगा, पर आपको योगा अगर करना है ये वाली हमारी वाली, तो आपको कुछ नहीं है, सीधा YouTube में डालिए, लिखिए हमारे चैनल में जाइए साउल में, और वहां पे लिखिए योगा फॉर हार्ट, तो अपने आप ये सारे आसन आ जाएंगे। इसको आपको देख देख के करना है, और ये हार्ट के लिए 100% सेफ है, एकदम कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप उस स्टेज में हो कि 2 4 5 मिनट चलने लायक हो, तब आप योगा आराम से कर सकते हैं। और वॉकिंग मुझे 35 मिनट चाहिए। अब ये वॉकिंग को लेके बहुत सारी क्वेश्चंस आती है कि सर वॉकिंग करने का फायदा क्या, क्यों वॉकिंग किया जाए। तो मैं आपको अब बताना चाहता हूं हार्ट के पेशेंट्स को हम क्यों वॉकिंग करवाना चाहते हैं। इट इज द बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। जो वॉकिंग जो है ये सबसे बढ़िया काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। क्यों ये एक्सरसाइज है, क्या फायदा वॉकिंग करने का। सबसे पहले ये पूछा जाता है सब फायदा क्या वॉकिंग करूंगा, तो फायदा है वॉक करने से आपका वेट लॉस होगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, आपका शुगर कंट्रोल होगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम होगी, आपकी HDL बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेस कम होगी, आपको फ्रेश एयर मिलेगा, आपकी जॉइंट मूवमेंट होगी। ये सारे तो फायदे ही फायदे हैं।
और सबसे बढ़िया फायदा ये होने वाला है कि हार्ट की फिटनेस बढ़ेगी, हार्ट की टोनिंग होगी, हार्ट की मेहनत करने का आदत बनेगा। ये आदत वाली बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। एक आदमी से आप कोई मेहनत नहीं कर रही है, थोड़े दिन बाद वो बेकार हो जाएगा, मेहनत करने लायक ही नहीं रहेगा। नौकर बीमार पड़ गया, आप बोला नहीं नहीं तुम रेस्ट लो रेस्ट लो, 1 महीना रेस्ट दे दिया, फिर वो उतना काम कर भी नहीं पाएगा, और उसको धीरे धीरे काम में ले लेंगे तो वो काम में आ जाएगा वापस। तो हार्ट के मरीज लोग को भी हम बोलते हैं हार्ट को पूरा रेस्ट दोगे तो अच्छी बात नहीं है। बहुत साल पहले होता था, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की बीमार हो गया, लिटा देते थे बस, ना हिलना मत। अब मेडिकल साइंस ने ये प्रूव करके दिया कि ना, एक्सरसाइज करना, 30-35 मिनट वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप हर दिन वॉक करो, हर दिन एक्सरसाइज करो, और इसके फायदे बहुत हैं। बट एक ही चीज ध्यान रखना है कि आपको एंजाइना नहीं होना चाहिए। ये एंजाइना क्या चीज है? एंजाइना है हार्ट का मरीज जिस वक्त उसकी सप्लाई जितनी है उतना तक तो ठीक है, जहां वो एक्स्ट्रा सप्लाई उसको चाहिए, जब हार्ट की शॉर्टेज पड़ जाए ऑक्सीजन की, तब छाती में दर्द होती है, बहुत ज्यादा पेन हो सकती है। जैसे ही स्पीड बढ़ाओ पेन बढ़ती है और रुकते ही ठीक हो जाता है, और चोकिंग होती है, सांस फूल जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, ये सब एंजाइना के लक्षण है। तो अगर एंजाइना हो तो वो आपके लिए वॉकिंग ठीक नहीं है, एंजाइना ना हो उस स्पीड तक आपको वॉक करना होगा। अब आदमी बोलता है सर ये कैसे डिसाइड होगा? तो मैं आपको अब इसको समझाने की कोशिश करूं। ये डिसाइड कैसे होगा कि आपको कितना एक्सरसाइज करना है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। आप जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, चलते हो, कोई मेहनत का काम करते हो, सामान उठाते हो, हर वक्त एक ही बात याद रखना, आपका हार्ट का स्पीड बढ़ेगा, ब्लॉकेज नहीं बढ़ती है। मैं यहां खड़ा हूं और मैं चलूंगा, ब्लॉकेज नहीं बढ़ेगी, आपकी हार्ट की स्पीड बढ़ेगी। नॉर्मली आपको मालूम है स्पीड कितना होता है हमारा? 60 से 70 की स्पीड होती है एक नॉर्मल आदमी का। नींद लेता है तो थोड़ा 2-4 पॉइंट कम भी हो जाता है, और जब थोड़ा बहुत एक्साइटेड होता है तो बढ़ भी जाता है। पर एट रेस्ट हमारी हार्ट की जरूरत है, हमारा हार्ट 70 बार काम करे, 60 बार काम करे तो ये काफी है, और ये 90 तक बढ़ता है, कोई खास बात नहीं है। बट हम बैठे हैं, हमारा हार्ट का स्पीड 60-70 है, जब हम चलेंगे तो हार्ट की स्पीड बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या होगा? हार्ट की स्पीड बढ़ेगी तो उसको ज्यादा खाने का जरूरत है, पेट्रोल बढ़ जाएगी जरूरत, तो हार्ट को जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी जरूरत बढ़ेगी, तो बढ़ जाने दो, और चलाओ स्पीड तो और बढ़ेगी। जितना स्पीड बढ़ाओगे उतनी ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ेगी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल आदमी के लिए, पर हार्ट के मरीज के लिए दिक्कत है, क्योंकि उसके पास उतनी ब्लड की सप्लाई नहीं रही, उसके ब्लॉकेज की वजह से उसकी हार्ट की सप्लाई थोड़ी कम हो चुकी है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, हार्ट के मरीज को सप्लाई पूरी मिल नहीं रही है, और इसके लिए उसको करना क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए एक बार इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आपको ये समझ, आप बोलते हैं मेरा हार्ट का स्पीड कितना, मुझे क्या मालूम? अरे यार पल्स चेक करो। आपको मालूम है पल्स कैसे चेक करते हैं? ये जो हाथ है ना, ये जो रिस्ट है, इसके बीचों बीच में आप देखिए, यहाँ पे उंगली ऐसे लगाइए और यहाँ से आधा इंच हट जाइए अंगूठे की तरफ, और यहाँ पे फील करिए, आपका पल्स मिलेगा। यहाँ पे टिप बिप 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 1 मिनट तक चेक करेंगे तो आपकी पल्स कितनी है पता चल जाएगा। आपका पल्स चेक करना बहुत छोटी सी चीज है, कोई भी डॉक्टर, नर्स, कोई भी मेडिकल जानकार आपको पल्स देखना सिखा देगा। तो आप पल्स चेक कर रहिए, आपको पता चलेगा आपका पल्स कितना है। अब देखिए, एक आदमी का पल्स कभी स्टेबल नहीं रहता है। जब वो लेटा रहता है तब वो हार्ट एकदम लोएस्ट में रहता है, उतने ही 60 के आसपास चलता रहता है। पर जब वो थोड़ा बहुत भी एक्टिविटी करता है तो कंटिन्यूअसली हार्ट की स्पीड आगे पीछे होती रहती है। चलिए मैं एक बार दिखाता हूं आपको हार्ट की स्पीड कितना होता है। एक स्लाइड दिखाता हूं आपको, इस स्लाइड को देखिए आप, हार्ट की स्पीड ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपकी हार्ट की स्पीड है 60, 90, 120, 150, 180। मैंने 180 क्यों लिखा? मैं आपको एक बार बता दूं, हमारी मैक्सिमम जो हार्ट की स्पीड होती है वो होता है 220 माइनस योर एज। तो मैं एक 40 साल का आदमी को ले लेता हूं तो उसके लिए 180 उसकी हार्ट की स्पीड है, 220 माइनस 40। अगर आप 20 साल के हो तो आप 200 हार्ट रेट तक ले जा सकते हो आपकी स्पीड को। तो एनीवे, हार्ट का रेट या हार्ट की स्पीड या पल्स सब एक ही चीज है। अच्छा, अब पल्स हमारा लोएस्ट कब होगा आप सोच के देखिए। एक आदमी लेटा हुआ है, उसकी हार्ट की पल्स की स्पीड बहुत कम होगा, तो करीब 60 के आसपास की स्पीड होगी। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूं, स्लीप के वक्त हमारी हार्ट की स्पीड 60 के आसपास होता है। अब मान लेते हैं आप उठे और ब्रश करना चालू किए, खड़े हो गए, हो सकता है 60 की जगह 62-63 आ गया, हार्ट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, 65 हो गई, 70 हो गई,
अब आप ब्रश करने लगे तो थोड़ा सा बढ़ा, आप उसके बाद थोड़ा सा योगा किए तो और थोड़ी देर के लिए बढ़ा, फिर आप योगा बंद किए तो वापस कम हो गया, इधर नहाने गए तो फिर थोड़ा सा बढ़ा। मतलब जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, कहीं टेंशन हो गई तो 2-5 पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर वॉकिंग की मैं दिखाऊं आपको तो देखिए, अगर आप वॉकिंग स्लोली करेंगे तो 90 के 100 के आसपास हार्ट की स्पीड चली जाएगी। अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे तो हार्ट की स्पीड 120 तक चली जाएगी, और स्पीड बढ़ाएंगे तो 130-40 चली जाएगी। जब हम फास्ट वॉकिंग करते हैं तो 140-50 तक हार्ट की स्पीड जाती है, और जब हम रनिंग करते हैं तो करीब हाईएस्ट तक 180 तक हमारी हार्ट की स्पीड चली जाती है। तो हार्ट की स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा, हार्ट की ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ेगी। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आपको बहुत क्लियर समझ आएगी। देखिए, ये स्पीड के संग आपकी हार्ट की जरूरत भी बढ़ जाएगी। अच्छा, हार्ट को ब्लड की जरूरत कितनी है? देखिए इस पिक्चर में हार्ट को जरूरत कितनी है। हार्ट को जरूरत है 10% ब्लड सप्लाई जब उसकी स्पीड 60 है। जब ये 120 तक हार्ट की स्पीड चली जाए, करीब करीब एक अंदाजन दे रहा हूं मैं आपको, जब आप ठीक ठाक स्पीड में वॉक कर रहे हैं तब आपको 20% ब्लड की जरूरत है। अगर आप दौड़ने जाएंगे तो आपको 30 के आसपास की ब्लड की जरूरत है। 30% अगर हार्ट के अवेलेबल है तो 70 ब्लॉक हो तो 30 खुला है, अगर 20 खुला है तो 80 ब्लॉक है, अगर 10 खुला है तो 90 ब्लॉक है। तो हमारी मिनिमम जो जरूरत है 60 की स्पीड के लिए वो 10% ब्लड है। तो 90% ब्लॉक हो जाए तो मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती है। कब? बैठे बैठे। अगर वो थोड़ा बहुत भी मेहनत करने लगे, योगा करे, वॉकिंग करे या ब्रशिंग करे या थोड़ा भी मेहनत करे, उसको दिक्कत हो रहा है तो समझ लीजिए 90 के आसपास की ब्लॉकेज है। अगर उसको वॉकिंग करने में दिक्कत हो रही है तो समझ जाइए 15-20% भी आपको नहीं है, और वॉकिंग थोड़ा स्पीड में करने दिक्कत है तो फिर 20 के आसपास, मतलब 80 ब्लॉकेज है। तो याद रखिएगा, हमारी ब्लॉकेज के ऊपर डिपेंड करता है हार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो कोई का 70 से नीचे ब्लॉक है तो रनिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो उसके पास ऑक्सीजन की जरूरत मीट करने की है। तो अब हमें क्या चीज समझना है वो समझिए। वॉकिंग तो हमें जरूरत है क्योंकि वॉकिंग के फायदे बहुत हैं, पर हमें ये देखना है कि हमें हमारी जो एंजाइना कब होगी, जब हमारी जरूरत बढ़ जाए और उतनी सप्लाई नहीं है। मान लेते 20% सप्लाई है और आपकी जरूरत आपने 20 से 21 कर दिया तो दर्द चालू हो जाएगी। आपकी सप्लाई मान लेते 15% है और आप 20% आपकी स्पीड बना दी कि 20% ब्लड चाहिए तो फिर दर्द हो जाएगी। तो मतलब हमें एक चीज एम रखना है कि हमारी जो एंजाइना थ्रेशोल्ड हम लोग बोलते हैं, एंजाइना थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है कि जिस स्पीड के बाद आपको एंजाइना चालू हो जाए। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आपका स्पीड आपको मालूम होना चाहिए। तो कोई बोलता है सर कैसे मालूम हो? मैं बोला देखो, बहुत साइंटिफिकली चलना है तो आप एक ट्रेडमिल टेस्ट कराओ। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या करते हैं आपको मालूम है? ईसीजी लगा देते हैं, पेशेंट की हार्ट की स्पीड बढ़ाते हैं उसको चला चला के, और जैसे 60 का 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 100 हुआ, वो चेक करते रहते ईसीजी। जहां पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज पड़ी और ईसीजी में चेंज आ गया तो आपको मान लेते हैं 120 में जाके चेंज आ गई, तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए 120 हार्ट की स्पीड है, उससे ऊपर वाली कोई एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। तो आपने 115 या 110 ले आए, 110 की स्पीड तक आप जो भी मर्जी करें आपको तकलीफ नहीं होगा क्योंकि आपके पास इतना ब्लड तो है। तो आपको ये टीएमटी बता देगा कि आपकी हार्ट की कितनी स्पीड अलाउड है और जिसमें आप सेफ हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। एक आदमी बोलता है सर इसमें 2 फैक्टर, एक तो टीएमटी करना पड़ेगा हमको, स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा, और दूसरा है मुझे पल्स चेक करना पड़ेगा चलते वक्त। तो एक ये स्लाइड में देखिए, चलते वक्त हमारी हार्ट की स्पीड कितनी है? चलते वक्त हमारी हार्ट की स्पीड करीब करीब 120 है। तो वो 120 के स्पीड में ले जाए कि नहीं ले जाए उसको सोचना पड़ेगा। अगर 120 में एंजाइना हो रहा है तो मैं 110 तक ले जाने के लिए बोलूंगा। अब आदमी बोलता सर ना मैं पल्स देख पाऊंगा ना मुझे टीएमटी किया है, तो उनके लिए फिर मैं क्या बोलूं? मैं बोले एक सिंपल सा काम कर लो, आप अपने से ट्रायल एरर कर लो। ट्रायल एरर का क्या मतलब है? देखिए, आप बहुत स्लोली चलिए। स्लोली चलिए का क्या मतलब है? बिगिन स्लोली। एक स्लाइड देखिए आपने, बहुत सिंपल सा रूल हमने बना दिया आपके लिए। जो हार्ट के मरीज हैं उनको हम लोग बोलते हैं बिगिन स्लोली, ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम। मतलब चींटी के स्पीड में चलो पर 35 मिनट चलना है। आप अगर बीमार ज्यादा है तो चलिए, शुरू करिए 2 ही मिनट से। आप पहले आप वॉक ही नहीं करते थे तो 1 मिनट से शुरू कीजिए, 2 मिनट से शुरू करिए। धीरे धीरे आपकी टाइम बढ़नी चाहिए। पहले दिन 2 मिनट किया
उसके बाद दिन 3-4 मिनट किया, उसके बाद दिन 4-5 मिनट किया, 6-7 मिनट किया, ऐसे करके बढ़ाते जाइए। जब ये 35 मिनट की आपकी टाइम हो जाए तो अब उसके बाद स्पीड भी बढ़ा बढ़ा के देखिए और कंफर्टेबल स्पीड ढूंढिए। कौन से स्पीड में आप कंफर्टेबल हैं उस स्पीड में जाइए जिसमें एंजाइना भी ना हो और आपको ये मालूम है कि अब थोड़ा और कोशिश करूंगा तो एंजाइना आ जाएगी। बस इसी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको समझ आ गई कि स्पीड में आपको चलना है। आप चल के देखिए, पहले धीरे धीरे चलिए, 5-10 मिनट चले, देखें नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब इससे थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर थोड़ी देर चलिए और देखें नहीं अभी भी दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ा के और देखें, तो आपको स्पीड आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा। जिस स्पीड में आपको तकलीफ चालू हो गई, समझ लीजिए वो स्पीड फाइनल है, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप, उसके नीचे नीचे काम करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। आपको स्पीड अपनी अपनी। एक मरीज मेरे को मिला, सर मैं 35 मिनट कैसे वॉक कर लूंगी? मैं बोला क्यों, आपको क्या तकलीफ? मैं तो हार्ट की पेशेंट हूं। मैं बोला आप इसलिए तो आपको बोल रहा हूं वॉक करना पड़ेगा। नहीं मैं तो बाथरूम जाती हूँ, 1 मिनट में मेरे को दर्द हो जाती है। मैं बोला आप एक काम करो, आप बाथरूम जाते हो ना, बहुत स्पीड से नहीं जाओ, एक एक पैर चल के जाओ। बोलता हाँ एक एक पैर चल के जाती हूँ, उस दिन दर्द नहीं होता। इसका मतलब क्या है, वो जब झटक के चलती है, स्पीड लेके चलती है, तो उसका हार्ट का स्पीड बढ़ जाता है एक साथ और एंजाइना हो जाती है। उसकी कंडीशन 90 के ऊपर ब्लॉकेज होगा, पर वो बैठे रहती है, दिक्कत नहीं है। जब थोड़ा स्पीड बढ़ाती है तो दर्द हो जाती है। मैं बोला स्पीड बढ़ाओ मत, आप बस 70 है ना, 75 तक ले जाओ, धीरे धीरे जाओ। बोलते धीरे धीरे तो आप बोलो 1 घंटा वॉक कर लूँ। मैं बोला ये तो बोल ही रहा हूँ, मुझे 35 मिनट वॉक चाहिए, स्पीड आपके हाथ में है। तो ये बात आपको बड़ा ध्यान से याद रखना पड़ेगा। आपकी स्पीड आपके हाथ में है, पर 35 मिनट चलिए आप, ये बहुत जरूरी है आपको। हाँ, 1-2 चीज आपको बता दूं कि खाना खाने के बाद नहीं चलना चाहिए हार्ट के पेशेंट को। आप बोलेंगे ऐसा क्या बात है, खाना खाने से क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज बढ़ जाएगी? मैं बोला ब्लॉकेज नहीं बढ़ेगी। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारी स्टोमक में पचाने की जरूरत होती है खाने को, और उसके लिए हमारे बॉडी ने एक सिस्टम डाला है कि हमारे स्टोमक को एक्स्ट्रा ब्लड मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगा ना, हार्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो उधर स्टोमक को मिल जाएगी, और 1-1.5 घंटे तक स्टोमक को मिलेगा जब तक उसका खाना पचाने का काम ना हो जाए। तो आपको फिर क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप जिस वक्त खाना खा लिए उसके 1-1.5 घंटे तक आप चलेंगे नहीं, और चलना भी है तो बहुत स्लोली चलना है। बट आप खाली पेट में जितनी मर्जी चलिए, उस वक्त हार्ट को शॉर्टेज नहीं पड़ेगा खाली पेट में, पर खाना के बाद हार्ट को शॉर्टेज मिलेगा क्योंकि हार्ट की एक्स्ट्रा ब्लड स्टोमक ने ले लिया है। तो 1-1.5 घंटे तक खाना खाने के मेजर मील, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके 1-1.5 घंटे तक वॉक नहीं करना चाहिए। ये बात को याद रखिएगा। हाँ, अगर आदमी बोलता है सर मेरा कहीं बारिश हो रहा है तो क्या करूं? मैं बोला घर के अंदर वॉक करो, पार्किंग के अंदर करो, ट्रेडमिल में जाके करो। तो आपको वॉकिंग करना कंपलसरी है। हाँ, अगर सर कुछ हाथ में सामान हो तो फिर वॉकिंग की स्पीड बढ़ा दो, घटा दो, कमा दो। तो एक बात याद रखिएगा, वॉकिंग आपको करना है, बट एंजाइना ना हो स्पीड में करना। 35 मिनट वॉकिंग कंपलसरी है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई। हर हार्ट का पेशेंट को डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को चेक कर करके धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए और देखिए कि स्पीड में आप कंफर्टेबल है। हाँ, अगर कोई कारण से दर्द हो गई तो रुक जाइए। रुक गए, हार्ट की स्पीड कम हुई, दर्द अपने आप ठीक हो गया तो आपको समझ आ गई कि वो जो पिछले वाला स्पीड था वो थोड़ा डेंजरस था, वो नहीं जाना है, उससे थोड़ा कम स्पीड लीजिए। आप चलिए धीरे धीरे, जैसे ही आपकी ब्लॉकेज इंप्रूव करेगा, प्लेक स्टेबिलाईज होगा, ब्लॉकेज कम होगी, तो आपको इमीडिएटली फर्क पड़ने लग जाएगा। आपको लगेगा हाँ अब मैं काफी चल पा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी जरूरत आपके लिए जानकारी जरूरत है। तो वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। ये कार्डियोलॉजिस्ट कभी समझाता नहीं है मरीज को कि भाई आपकी हार्ट की स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको एंजाइना होगा। अरे नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोल देते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। ये नहीं, ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं, हमें ब्लॉकेज कम करना है, और उसके लिए वॉकिंग जरूरी है, योगा जरूरी है, उसके संग खाना पीना कंट्रोल जरूरी है, उसके संग एलोपैथी की दवाई जरूरत है। तो दवाइयाँ आप लीजिए, पर मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे वॉकिंग हर दिन चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटी आता है। आदमी बोलता चलो मुझे कंसेप्ट समझ आ गई, अब आप बताइए मैं हार्ट का पेशेंट हूं, कार चला सकता हूं कि नहीं। अब देखिए कार वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। मान लेता मैं हार्ट का मरीज हूं और मैं चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड लेने से थोड़ा एंजाइना होता है। मेरे पास एक गाड़ी है, मैं गाड़ी के सामने जाके खड़ा हो गया, मेरा हार्ट का स्पीड कितना, खड़ा हूं मैं, हार्ट की स्पीड 70 के आसपास आ गई। अब मैं गाड़ी की गेट खोल के उसकी सीट पे बैठ गया, अब हार्ट की स्पीड बढ़ी क्या? ना, करीब करीब सेम ही है, 70 है, आसपास ही है। अब मैं गाड़ी स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबाया, गियर वेयर डाल के क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी बढ़ने लगी।
तो हार्ट की स्पीड क्या बढ़ जाएगी क्या? नो। अब आपका पैर सिर्फ थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है, एक्सीलेटर को दबा रहा है और गाड़ी मूव कर रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो गाड़ी चलाना अलाउड है। लोग मुझे ये भी पूछते हैं, सर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं बैठ जाऊं क्या? अरे यार उसमें तो और भी दिक्कत नहीं है, घर पे बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है? पर हार्ट के पेशेंट डरे होते हैं, नहीं नहीं सर अलाउड है कि नहीं है। अरे यार जितनी मर्जी गाड़ी चलाओ पर टेंशन में नहीं आना, बस ये बात याद रखना है। फिर मरीज पूछता है सर मोटरसाइकिल चला सकते हैं कि नहीं? देखिए मोटरसाइकिल का भी सेम चीज है, आपको मोटरसाइकिल आनी चाहिए। आप मोटरसाइकिल में बैठ गए और आजकल बटन वाली मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, बटन दबाया स्टार्ट हो गई, अब आपके हार्ट की स्पीड तो बढ़ी नहीं। अब मोटरसाइकिल लेके कहीं जाइए, आपका हार्ट का स्पीड कहाँ बढ़ रहा है? आपको तो खाली एक्सीलेटर को दबाना पड़ रहा है बस, और आपकी हार्ट की स्पीड बढ़ी नहीं रही है। तो आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, बस मोटरसाइकिल को धक्का नहीं मारना हो, ये ध्यान रखें। मोटरसाइकिल को पार्किंग के वक्त बहुत जोर ना लगे, इसलिए साइड स्टैंड में पार्क कर दीजिए। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक हार्ट का पेशेंट ये भी पूछता है सर सीढ़ियां चढ़ सकता है कि नहीं? अब देखिए सीढ़ी के ऊपर क्या प्रॉब्लम है। सीढ़ी में अगर एक पैर आपने चढ़ा दिया और दूसरी पैर ऊपर ले गए तो हार्ट की ब्लॉकेज बढ़ जाएगी क्या? कुछ नहीं बढ़ेगा, हार्ट की स्पीड बढ़ेगी। हो सकता है 2-4 पॉइंट बढ़ जाए। एक और सीढ़ी चढ़ गए तो और थोड़ी सी बढ़ जाए। तो आपको एक साथ 10-20 चढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप एक काम करो, 2-4 सीढ़ी चढ़ो रुक जाओ, 2-4 चढ़ो रुक जाओ, 2-4 चढ़ो रुक जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीढ़ियां चढ़ना अलाउड है। मैंने देखा हार्ट के पेशेंट को अननेसेसरी डरा के रखा जाता है, सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं सकते। अरे यार बड़े शहरों में सीढ़ी बिना काम कैसे चलेगा? आप धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़िए। इनफैक्ट सीढ़ी चढ़ने से आपको फायदा होने वाला कि आपकी फिटनेस बढ़ेगी, जो हम चाहते हैं हार्ट के पेशेंट से कि आप सीढ़ियां चढ़ो, तो वो फायदे की चीज है। पर एंजाइना ना हो उसी स्पीड में चलो। अगर आपको एक एक सीढ़ी में आधा मिनट भी खड़ा होना मुझे दिक्कत नहीं। अगर आपकी कंडीशन खराब है तो ऐसा भी हो सकता है, पर कंडीशन अगर ठीक है तो आराम से आप एक एक करके सीढ़ी चढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक बार सोच के देखिए, अब आप अपने आप ही आंसर ले पाएंगे। ट्रेन में जा सकते हैं कि नहीं? अच्छा आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रहा है, आपका हार्ट का स्पीड कितना है? अरे यार सेम टू सेम है, आप कहाँ मूव कर रहे हो? आप तो बैठे ही हो, 70 है, तो ट्रेन में जाने में दिक्कत नहीं। वो ट्रेन में कुछ हो जाए तो, अरे हो जाए तो फिर घर पे भी हो सकता है। नहीं मैंने सुना था ट्रेन में कोई को हार्ट अटैक है, वो मैंने सुना था फिर घर पे भी बैठ के हार्ट अटैक हो गया, तो घर पे बैठना अलाउड नहीं है क्या? अरे ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो ब्लॉकेज एक दिन फटेगा और हार्ट अटैक होगा। वो ट्रेन में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, और कहीं पे भी हॉस्पिटल में बैठ के भी हो सकता है। तो आपको ये बात से दिमाग नहीं लगाना कि ट्रेन में जाने में दिक्कत है। हाँ अब ट्रेन को पकड़ने के लिए आप दौड़ोगे लास्ट मोमेंट में जाके, तो वो बात गलत है, उसमें आपको एंजॉय ना हो सकता है। पर ट्रेन में जाइए, अगर वहां पे सीढ़ियां भी है, कभी पास करना पड़े एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, धीरे धीरे जाइए, टाइम अपने पास पूरा लेके जाइए, आराम से ट्रेन में बैठिए। ट्रेन से कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन आराम से जा सकती है। अब एक आदमी मेरे को बोलता है डॉक्टर साहब प्लेन में जा सकता हूँ कि नहीं? अरे प्लेन में क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं कुछ हो जाए तो। मैं बोला क्या हो सकता है? आप अपना बेल्ट लगा लेना, आपकी हार्ट की स्पीड बढ़ेगी नहीं, प्लेन उड़ता रहे, आपको क्या दिक्कत? नहीं अगर प्लेन क्रैश कर जाए तो। मैं बोला आप तो मर जाओगे। बोलता मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ। अरे यार तो सारे ही मरेंगे, आप कौन से अलग हो जाओगे? नहीं फिर भी, अरे मैं बोला फिर भी तो आपके घर पे भी अभी कुछ बिजली गिर के मर सकते हैं, आप छत गिर के मर सकते हैं, ऐसे कभी भी कुछ सोचा जाएगा क्या? हाँ प्लेन उड़ रहा है, हजारों प्लेन उड़ रहा है, आपको इतना क्या चिंता का बात है? तो प्लेन में जा सकते हैं आप। तो हार्ट का पेशेंट बोलता फिर तो सब काम कर सकता हूँ। मैं बोला यार सभी काम कर सकते हैं, अभी तक कर ही रहे थे, खाली दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट किया कार्डियोलॉजिस्ट ने कि आप कुछ भी करने लायक नहीं रहे। बस में भी जा सकते हैं, बस में बैठे हैं, बस जा रहा है, कहीं जाओ, आपको दिक्कत क्या है? पर बस में मारपीट करके घुसना हो तो बस छोड़ दीजिए भाई, रिजर्व बस हो, आपका सीट पक्का हो तो जाइए ना, कहाँ जाना है। ऑटो में जा सकते हैं कि नहीं? ऑटो में आप बैठे हैं, हार्ट की स्पीड बढ़ी नहीं रहेगा, तो ऑटो में क्या प्रॉब्लम? नहीं वो जर्क मारता है तो। मैं बोला फिर क्या होगा? बोला ब्लॉकेज खुल गई। तो मैं बोला बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्लॉकेज खुल ही जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। लोग हाई जंप लॉन्ग जंप मारते, ब्लॉकेज खुल जाता है क्या कभी? याद रखिएगा ब्लॉकेज वहीं का वहीं रहेगा। हार्ट को स्पीड बढ़ने से ही प्रॉब्लम है, जर्क से प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आराम से ऑटो में भी जा सकते हैं। हाँ रीढ़ की हड्डी को संभाल के रखिएगा, ज्यादा जर्क मारा तो रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क होने का चांसेस होता है। अच्छा ऑफिस जा सकते हैं कि नहीं? अरे ऑफिस क्यों नहीं जाओगे यार? घर पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कामकाज करोगे, मन लगा रहेगा। घर पे तो टेंशन करते रहोगे फालतू का, घर सारे लोग, और पैसे भी कमाएंगे तो फिर घर पे बैठ के पैसे कहां से कमाओगे तुम? तो ऑफिस जा सकते हैं, आराम से जाइए ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रेशर ज्यादा ना ले।
अच्छा बात बोल सकते हैं कि नहीं, अरे बात बोलने में कौन टैक्स लगा दिया, बात बोलिए ना, पर एक्साइटेड नहीं होना। एक्साइटेड होते ही हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है। स्ट्रेस नहीं लेना। तो ये सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकती है। और मैं आपको बताया हूं कि हार्ट का पेशेंट करीब करीब हर काम कर सकता है। एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव जो काम करता है हर काम कर सकता है। बट उसके संग ध्यान आपको रखना है कि 35 मिनट वॉक भी चाहिए, योगा भी चाहिए, खाना पीना पूरा फॉलो होना चाहिए, 0 ऑयल खाना, पूरा नॉनवेज बंद, दूध में से मलाई निकल जानी चाहिए और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना। ये आप 4 चीज़, और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए। अगर डायबिटीज़ है तो चीनी वाला सामान नहीं खाइए, ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन रखिए, बंद नहीं करने का जरूरत है, रिस्ट्रिक्शन रखिए। ये तो आपको एब्सोल्युटली करना है। बट वॉकिंग जरूर करिए, हर काम करिए। लोग ये पूछते हैं डॉक्टर साहब वेट कितना उठा सकते हैं, तो मैं आपको एक बार बता दूं 2-3 किलो तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2-3 किलो से ज्यादा हो तो आपको स्पीड कम कर देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी स्पीड, अब आपके हार्ट की स्पीड ज्यादा बढ़ने के चांस है। और 5-7 किलो से ज्यादा ना ले तो बहुत ही अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब बेड रेस्ट जरूरत है क्या हार्ट का पेशेंट को? एकदम नहीं है। हार्ट का पेशेंट को सिर्फ हार्ट अटैक के बाद 2 दिन की बेड रेस्ट जरूरत है, उसके बाद हम लोग चलाना चालू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, बेड रेस्ट के चक्कर में नहीं रहिए, आराम से घूमिए फिरिए, काम कीजिए। हाँ, एक ही दिन में सारा काम करना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप पहले दिन 5 मिनट वॉक कीजिए। अगर वॉक आदमी बोलता है सर कैसे कैसे एक ही बार में करूँ, मैं बोला नहीं 2-3 बार में कर लीजिए। ब्रेकफास्ट से पहले कर लीजिए, लंच के पहले कर लीजिए, डिनर के पहले कर लीजिए। पहले 2-2 मिनट कर लीजिए, 6 मिनट हो गए। नेक्स्ट दिन 3-3 मिनट कर लीजिए, 9 मिनट हो गए। नेक्स्ट दिन 4-4 मिनट कर लीजिए, 12 मिनट हो गए। मुझे तो 35 मिनट पहुंचना है, आपका क्या दिक्कत है? पर ये नहीं कि सर वॉकिंग का मतलब 1-1 मिनट बाद रुके जा रहे हैं। नो नो नो, अल्टीमेटली जो 35 मिनट है वो तो हमें वॉकिंग पीरियड चाहिए, बीच का रुकाव वाला हम नहीं गिनेगा। और अगर बार बार रुकते हैं तो मिनट का 35 का 40-45 मिनट करना पड़ेगा वॉक। तो बिना रुके वॉकिंग करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वॉकिंग में रुकने का ज्यादा नहीं रखना है। आप स्पीड कम कर लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, रुके रुके वॉक करते। एक लेडी मेरे को बोलती है मैं तो उस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे, बाथरूम किचन करके 2 घंटा वॉक कर लेती हूँ। मैं बोले इसका कोई वैल्यू नहीं है हार्ट के लिए। आपको वॉक करना पड़ेगा तो रेगुलर कंटिन्यूअस वॉक करना, हार्ट की स्पीड को बढ़ा के कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा, तभी फायदा होगा। तो वॉकिंग आप जरूर करिए। मैं आपको एक बार फिर से स्लाइड दिखाना चाहता हूं। देखिए क्या क्या काम अलाउड है और क्या क्या काम अलाउड नहीं है। ड्राइविंग कार अलाउड है, ड्राइविंग स्कूटर और मोटरसाइकिल अलाउड है, स्टेयर केस चढ़ना अलाउड है, ट्रेन में जाना अलाउड है, एयर में जाना अलाउड है, बस में जाना अलाउड है, ऑटो में जाना अलाउड है, ट्रैफिक, ऑफिस भी जाना अलाउड है, बोलना भी अलाउड है, बेड रेस्ट अलाउड है, चाय बनाना अलाउड है, झगड़ा अलाउड नहीं है। अपने झगड़े में क्या प्रॉब्लम है? अरे झगड़े के वक्त हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, सारे ट्यूब स्पैज़म में आ जाता है टेंशन की वजह से। उस वक्त एड्रेनालिन निकलती है हमारे ब्लड में, वो झगड़े के वक्त हार्ट की स्पीड बहुत बढ़ा देती है। हिल स्टेशन जाएंगे भी तो वहाँ मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाई उतराई बहुत है, तो वहाँ पे मेहनत नहीं करिए। एक क्वेश्चन जो हमें हर कोई पूछना चाहता है पर सर हमसे पूछ नहीं पाता, वो है कि सर सेक्स अलाउड है कि नहीं हार्ट के पेशेंट का? आजकल यंग हार्ट के पेशेंट्स है सारे, आगे होता था 70-80 साल में हार्ट का बीमारी, उस वक्त सेक्स की जरूरत ही नहीं होती है। बट आज के दिन में यंग हार्ट का पेशेंट बोलता है सेक्स अलाउड है कि नहीं है। वो तो सोच के बैठे होते हैं अब जिंदगी भर के लिए सेक्स अलाउड नहीं है। नो, सेक्स इज अलाउड। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हार्ट की स्पीड ना बढ़ जाए। तो ऐसे कैसे होगा? अरे यार 2 पार्टनर है, एक ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, एक कम मूवमेंट, आप कम मूवमेंट वाले में आ जाइए, पैसिव पार्टनर बन जाइए और साइड से आ जाइए। पर आपको हार्ट का स्पीड ना बढ़े उसका एश्योर करना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी लगता है कि नहीं सर अगर स्पीड बढ़ जाए तो थोड़ा एक्सॉर्बिटेड इन एडवांस जीप के नीचे रख लीजिए, तो हार्ट की ट्यूब को थोड़ा चौड़ा कर देगा और आप सेक्स एंजॉय करिए। दोनों को एंजॉयमेंट मिलेगा, आपकी हार्ट की स्पीड ना बढ़े, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एनीवे आपको बहुत सारी चीजें हमने बताई है। मैं जानता हूं मेरे पास धीरे धीरे मैं को इसके एंड तक आ रहा हूं। मैं चाहता हूं आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको जवाब दूं मैं। क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, इसके ऊपर आप हमसे जितने क्वेश्चन पूछे मैं बताने तैयार हूं। बहुत सारे लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको ये सारी चीज, अच्छा चलो जो जो सामने क्वेश्चन आता है उसको तो जवाब देने की कोशिश करूं। इन्होंने एक पूछा है कि भाई आप ये रोसुवस एफ ले रहे हैं तो अब क्या करें आगे? अरे रोसुवस एफ है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कम करने की दवाई,
और ये दवाई आपकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम रखेगा, तो आप सेफ हो जाएंगे। आदमी बोलता है सर ये बहुत महंगा दवाई है, 30 रुपए का एक गोली है। मैं बोला यही दवाई हमारे यहाँ 15-16 रुपए में मिलती है, इसका नाम है कोल्टिजिसॉल। हमारे हर क्लिनिक में हमारी दवाइयाँ मिलती है और वो दवाइयाँ काफ़ी सस्ते होते हैं, पर हम देते हैं सिर्फ अपने पेशेंट्स को, याद रखिएगा। तो आप हमारे पेशेंट हो तो आप जाके रोसुवस एफ की जगह हमारे वहाँ से लीजिए, हर दिन 15 रुपए की बचत होगी, एक महीने में कम से कम 450। और अगर 4-5-6 दवाई हमारे यहाँ से ले लिया तो हो सकता है महीने में 1-2 हज़ार की बचत हो जाए आपकी। तो ये बात को याद रखिएगा। इन्होंने पूछा है मेरे फादर को हार्ट पेशेंट है और 50 साल की उम्र है, हार्ट अटैक आया है और अभी उन्होंने बाईपास करवा लिया है और आगे हमें क्या करना चाहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, बाईपास हो गया वो हो गया, वो इमरजेंसी के वक्त वो लोग ऐसा बना देते हैं कि आप ना नहीं बोल सकते हैं। और ये अब सोचते हैं पीछे कि अरे यार फालतू का करवा लिया। बाईपास करते नहीं तो भी आपको वही रिजल्ट आता, खाना पीना दवाई और उसके संग ईसीपी और डिटॉक्स, रिजल्ट्स आर सेम। मेडिकल साइंस रिसर्च करके दिखा के दिया है कि अगर आप सारे खाने पीने को ठीक रखते हो, वॉकिंग करते हो, स्मोकिंग बंद करते हो और वजन कम कर लेते हो और दवाइयाँ ठीक से लेते हो तो हार्ट अटैक के चांस एकदम खत्म हो जाता है। तो चलो अब तो हो चुका बाईपास सर्जरी, जो नए ट्यूब लग गए उनको बचाना बहुत जरूरी है। वो बंद हो गई तो फिर से दोबारा बाईपास बोल देंगे वो लोग। तो आपको ये लाइफस्टाइल पूरा फॉलो करना पड़ेगा। हमारे नियरेस्ट, आपके नियरेस्ट जो साउल की क्लिनिक है वहां पे जाइए, उनसे मिलिए, दे विल हेल्प यू आउट। सर बैड कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर है, क्या करना चाहिए? एक बात बता दूं, 200 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल बहुत सीरियस है। आपको एक सीटी कोरोनरी, एक तो पहले आगे कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू करवा लीजिए, उसके बाद आप जाइए एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। अगर सीटी कोरोनरी स्कैन में दिखता है ब्लॉकेज खास नहीं है, 10-5% ब्लॉकेज है, तब तो दवाई की अभी जरूरत नहीं है, आप खाना पीना कंट्रोल करके भी संभाल सकते हैं। बट अगर 50% के आसपास ब्लॉकेज आ गई है तो आप दवाई छोड़िएगा नहीं, दवाई कंटिन्यूअस लीजिए सालों तक। और वो दवाई के साथ साथ आप अपने आप को जितना बदलेंगे हो सकता है दवाई की मात्रा हम कम कर पाएंगे, तो छोड़ना नहीं है उसको। एक और याद रखिए आप, ये जो सीटी यहाँ एक लिखा 10 मिनट के वॉक के बाद बहुत पसीना आता है। देखिए पसीना तो कोई को भी आता है, नॉर्मल आदमी को भी गर्मी के दिन में वॉक करेगा पसीना आएगा, उससे दिक्कत नहीं है। अगर आपको छाती में दर्द नहीं है, प्रेशर नहीं है या सांस फूलता नहीं है तो दिक्कत नहीं है। आप पसीना आ गया, एट द मोस्ट क्या करिए, 5 मिनट और वेट कर लीजिए, थोड़ा सा बैठ के प्राणायाम वगैरह कर लीजिए, फिर 10 मिनट चलिए। मुझे 35 मिनट चाहिए आपका वॉक। नो ऑयल फूड, आई नो पॉसिबल बट नॉट प्रैक्टिकल। एकदम प्रैक्टिकल है साहब, हमारे हजारों लोग, हमारे हजारों नहीं लाखों में संख्या में हमारे फैमिली वाले खाते हैं और मेरे पास आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे पूरे खानदान में सारे जीरो ऑयल खा रहे हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। आप अगर ये समझ रहे हैं जीरो ऑयल का मतलब है उबला हुआ खाना, तो आप गलत समझ रहे हैं। आप जाइए हमारे वेबसाइट में, जाइए हमारे यूट्यूब चैनल में, जीरो ऑयल कुकिंग, एक बार कुकिंग करके देखिए, सेम टू सेम टेस्ट आता है, प्रैक्टिकल है। और आपको थोड़ा सारा, ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट सम लिटिल एफर्ट, बट इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। खाना तो खाते हैं लोग, एफर्ट करते ही हैं, कितने तरह के खाना बनाते हैं। अरे 5 तरह का बनाते हो तो एक तरह का कम कर लो और जीरो ऑयल का बना लो। तो बिना ऑयल का खाना एकदम प्रैक्टिकल है, आप खा के देखिए। और मैं हार्ट के पेशेंट को पहले खिलाता हूं, उनको लगता है टेस्ट सेम है। आप एक बताइए, खाने में आपको टेस्ट चाहिए या खाना चाहिए? टेस्ट होने से ही चाहिए ना। टेस्ट अगर है तो आपको क्या चाहिए? तेल से क्या मतलब है? तेल टेस्ट नहीं देता है। आप एक बूंद डाल के देखिए मुंह में, कोई टेस्ट नहीं है। तेल का टेस्ट नहीं है, मसालों का टेस्ट है। मसाले को भूनने के बाद अगर टेस्ट सेम टू सेम हो सब्जी में, आपको क्या फर्क है कैसे बना, बिना तेल के या तेल का? हाँ, आप आपकी वाइफ को ऑपरेट नहीं करने तैयार है, आपकी घर वाले तैयार नहीं है, तब तो फिर असुविधा ही असुविधा है। पर आप खुद बनाओ फिर। देखिए सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कोई की वाइफ ऐसे ही नहीं बनाती है, ठीक ठाक है तो भी नहीं बनाती है, वो बाहर से मंगा मंगा के खाता है। तो मैं समझता हूँ एक दिन आएगा जब बाजार में भी जीरो ऑयल का खाना मिलने लगेगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जीरो ऑयल, तो ये आने वाली है। आई थिंक वेट फॉर फ्यू ईयर्स। फिरोजुद्दीन बोल रहे हैं कि आई कैन हाउ फास्ट, अच्छा भी रमजान है कर सकते हैं कि नहीं? आप आराम से रमजान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को खाइए, सुबह 5 बजे खा लीजिए, उससे बखत ही दवाई खा लीजिए और शाम को भी खा लीजिए, रमजान करिए। और मैं पहचान गया हूँ फिरोजुद्दीन जी आपको। एनीवे
ये पूछा हार्ट पेशेंट को नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। देखिए नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 मानते हैं हमारे मेडिकल साइंस वाले, मैं मानता हूँ 130 से 140 उसके अंदर ही रखना चाहिए आपको। लोएस्ट जो है वो बेस्ट होता है। जब रेंज में आप सोच के देखिए, एक चीज खरीदने गए, 3 दुकान में पता कि एक बोलते 130, एक बोलते 150, एक बोलते 200, आप किससे खरीदेंगे भाई? 150 वाले से खरीदेंगे? मैं तो 130 वाले से ही खरीदूंगा। तो याद रखिएगा आपकी जो पसंद है वो बेस्ट होनी चाहिए, और बेस्ट इज 130। डॉक्टर साहब हार्ट पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं कि नहीं? एक बात मैं बता दूं, ये हार्ट अटैक जब होता है और आदमी सीरियस होता है तो सीपीआर देने से बहुत सारे लोगों की लाइफ बचाया जा सकता है, पर उसके लिए एक तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके आसपास के जो करने वाले, जहां पे आप जिनका सीपीआर करेंगे उनके फैमिली को पूछ जरूर लीजिएगा। इंडिया में नॉलेज बहुत कम है। आप सीपीआर करने गए, पेशेंट मरने वाला, आप सीपीआर करने गए और पेशेंट मर भी गया, फैमिली वाले बोलेंगे इस छाती में चढ़ के इसको दबाया था उससे वो मर गया। तो ये इंडिया में एक प्रॉब्लम है। बाहर के कंट्री में एजुकेशन बहुत है, तो आप उनको पूछिए आपने सीपीआर के बारे में सुना है? बोलता हाँ सुना हूं। बोलते मैं करूं? तब उसको करिएगा। याद रखिए सीपीआर इज अ गुड थिंग, बट किस वक्त करना, कैसे करना, वो नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। आप हो सकता है उसका पेशेंट को बचाने जाके और नुकसान में आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। बट यस, सीपीआर इज डेफिनेटली लॉजिकल थिंग टू डू व्हेन द पेशेंट इज इन अनकॉन्शियस स्टेज और बहुत खराब कंडीशन है तब। सर ब्लॉकेज प्रेजेंट लेवल से काम करने में कोई तरीका है? ब्लॉकेज प्रेजेंट लेवल से काम करने का इसका मतलब क्या है कि अच्छा, ब्लॉकेज को कम करने का तो बहुत इजी है भाई। हमने जो आपको लाइफस्टाइल का बात बोला है, जो हमारी सेफ्टी सर्कल है उसमें आपको ग्रीन में लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको दवाई भी दूंगा, उसके साथ आप नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपकी ब्लॉकेज कम हो जाती है। और हमारे पास हजारों में लोग हैं जिनकी ब्लॉकेज कम हुई है और 20-20 साल से आराम से जी रहे हैं। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सीटी एंजियोग्राफी और सीटी कोरोनरी स्कैन दोनों एक ही चीज है क्या? यस, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये सीटी एंजियोग्राफी आज के जमाने का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंजियोग्राफी है। आगे वो पुराने लोग करते थे तार घुसा के अंदर में, तार घुसेड़ो, अरे बॉडी को तार घुसेड़ोगे अंदर पूरा डैमेज होगा। जब बिना तार घुसाए एंजियोग्राफी हो रही है क्यों नहीं कराओगे? सर एक्यूरेट नहीं होता है। तो आप वाली एक्यूरेट होती है एंजियोग्राफी। बोलता हाँ मेरा एक्यूरेट है। मैं बोला ब्लॉकेज दिखाओ कितना है? लिखा होता है 70, 80 और 90। मैं बोला एक्यूरेट होता तो 71.5 लिखते, 82.3 लिखते, 93.1 लिखते। ये क्या है 70, 80, 90 बोलते एक्यूरेट है, और 70, 80 में 5 साल की फर्क हो जाती है लाइफ में। तो याद रखिएगा, ये जो कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं मेरी वाली एक्यूरेट है, वो भी पूरा अनएक्यूरेट है, और डॉक्टर टू डॉक्टर ये नंबर्स बदलते रहते हैं। आप एक ही एंजियोग्राफी का सीडी ले जाके 3 डॉक्टर को दिखाए, इसको ब्लॉकेज नहीं बताइए, सारे नंबर्स बदल जाएंगे। तो याद रखिएगा ये सारा आई एस्टिमेशन है। एक्यूरेसी इतना आपको हो जाए कि भाई आपकी ब्लॉकेज 10-20 है, 50-60 है, 70-80 है, 90 के आसपास है, इतना बहुत है। आपको कोई एक पॉइंट का एक्यूरेसी का जरूरत नहीं है, और दोनों में सेम एंजियोग्राफी का रिपोर्ट आता है। आफ्टर स्टेंट जिम ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं? देखिए जिम में हर तरह की एक्सरसाइज हो सकती है। जिम में कार्डियो एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें वॉक में, ट्रेडमिल में बहुत धीरे धीरे वॉक करवाते हैं, उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। पर अगर आप जिम में जाके पूरा बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग करेंगे तो ये अलाउड नहीं है आपको। तो मैं बोलूंगा जिम में जाइए, ट्रेडमिल जरूर करिए, थोड़ा बहुत लाइट हैंड एक्सरसाइज करिए, उससे दिक्कत नहीं है। योगा जरूर करिए, आजकल सारे जिम वाले योगा भी करवाते हैं, उसको आप करिए, इसमें तो फायदा ही फायदा है। मेरा वेट अभी 78 है, 26 साल उम्र है, मुझे लेने में तकलीफ होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। देखिए अगर 26 साल है, सांस लेने में तकलीफ होता है तो ये हार्ट का लगता नहीं है, पर फिर भी आप अपना वेट को कम करिए। फिटनेस की कमी से भी सांस लेने में तकलीफ होता है, एस्थमा में भी होता है। तो आप आगे ये दोनों को चेक करवाइए, और अगर इसके बाद भी आपको चेक कराना अपना लिपिड कराइए। अगर लिपिड ज्यादा है तो फिर सीटी एंजियोग्राफी कराया जा सकता है। डॉक्टर साहब ड्राई फ्रूट्स भिगा कर ले सकते हैं कि नहीं? याद रखिए ड्राई फ्रूट्स में हमने बोला बहुत ज्यादा परिमाण में फैट है। अच्छा भिगो लिया तो उसका सारा फैट निकल जाएगा क्या? आप सोच के देखिए, रात भर भिगो दिया और सुबह सारा फैट उसमें से निकल के बाहर आ गई? नो, कहीं बाहर नहीं आता। उसके अंदर पानी घुस जाती है, भिगा हुआ पानी, तो उसका साइज मोटा हो जाता है, तो उसके अंदर की फैट बाहर नहीं निकली। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि आपको
ड्राई फ्रूट नहीं लेना। ऐसे लॉजिक देखते हैं। मेरे पास एक आदमी पूछा सर प्रसाद खा सकता हूँ कि नहीं? मैं बोला भगवान कीजिए, प्रसाद कैसे मना कर? मैं बोला प्रसाद खाइए। अब वो 1 किलो गुलाब जामुन को प्रसाद बना के खा रहा है, तो ऐसा ना करें। लॉजिक आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको भिगो दिया या उसको पूजा में चढ़ा दिया उसको नट्स को, तो उसका फैट तो फैट ही रहेगा ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं लेना चाहिए। हार्ट पेशेंट फास्टिंग रख सकते हैं क्या? यस, रमजान का महीना फास्टिंग रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी हिंदू लोगों में भी होती है फास्टिंग, तो फास्टिंग से दिक्कत नहीं है। पूरा बंद ना करें खाना, दवाई तो लेना पड़ेगा, ये तो आप पूरा दवाई लेते रहना होगा आपको। डिटॉक्स आईवी सेम रिजल्ट देता है क्या? डिटॉक्स आईवी का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आपको मैं इसके ऊपर एक लेक्चर भी देने वाला हूँ, आप हम लोग को ट्रैक में रखें। एक दिन मैं मैंने थोड़ी सी अपने शेड्यूल को बदला। एक नेचुरल बाईपास के ऊपर एक दिन का 1 घंटे का टॉक रखा है, एक डिटॉक्स के ऊपर भी टॉक रखा है, तो आप उसको मिस नहीं करिएगा, उन दोनों में जरूर रहिएगा। आपको ये दोनों ट्रीटमेंट के बारे में बहुत डिटेल में सिंप्लीफाइड आंसर देने वाला हूँ मैं। हार्ट बीट इंक्रीज करने के बाद मील के बाद क्या हार्ट बीट बढ़ती है? यस, बढ़ती है, बहुत मामूली बढ़ती है, 2, 4, 5 पॉइंट। इसलिए हम लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कम करें, पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। 70 है तो 75, 80 तक हो जाती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आप खाना खा के रेस्ट में रहिए, काम काज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत का काम नहीं करिए, बस ये याद रखिएगा। जब हिंदुस्तान का मेडिकल इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। आई एम वेरी फ्लैटर्ड। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सिंपल सी काम की। मैं बोलता हूं लोगों को एजुकेट कर दो। मुश्किल कहाँ पे मालूम है? स्कूल कॉलेज में हेल्थ बोल के कोई टॉपिक नहीं सिखाया जाता है। आम आदमी BA MA सब पास कर जाता है, इंजीनियरिंग बड़े बड़े डिग्री ले लेता है, पर हेल्थ के बारे में नॉलेज क्लियर नहीं होती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज ने बोला भाई ये हमारा काम नहीं है। और जो कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो बोलते हैं मेरा काम भी नहीं है सिखाना, मैं तो खाली ऑपरेशन के लिए बना हूं, मेरा तो खाली ऑपरेशन वाला काम है, मेरा तो खाली एंजियोप्लास्टी का काम है, हार्ट अटैक के वक्त मेरे पास आ जाना, बाकी एजुकेशन मैं कराऊंगा नहीं। ये मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश में। आज लाखों लाखों मरीज हार्ट के बन रहे हैं, उनको एजुकेशन बहुत जरूरी है, और ये एजुकेशन रहेगा तभी होगा। मेरी बॉडी लेफ्ट साइड में वीकनेस फील करता हूँ, और शोल्डर वोल्डर में भी है। देखिए, अगर आपको लेफ्ट चेस्ट में कुछ पेन है और वो पेन चलने से बढ़ता है, तब उसको कंसर्न की बात है, फिर हार्ट का चेक करवाइए। अदरवाइज छोटा मोटा पेन आता जाता रहता है, डोंट वरी अबाउट इट। रेखा रानी ने पूछा है, मुझे रोज 11 बजे वीकनेस लगने लगता है। एक बात याद रखिए, वीकनेस लगने का 2-3 कारण होता है। एक तो शुगर गिरे, एक तो ब्लड प्रेशर गिरे, या आपके ऐसे ही कमजोरी है। तो ये अगर है आपकी, आप चेक करो, आपका बीपी कम तो नहीं है, आपकी शुगर कम तो नहीं है, या तो आप थक तो नहीं गए, बहुत ज्यादा मेहनत किया 10 बजे तक और 11 बजे थक गए, ये भी पॉसिबल है। बहुत सारे लोग उठ जाते हैं बहुत जल्दी, फिर 10-11 बजे एक बार नींद आता है, तो नींद ले लीजिए। पर अगर आप थकते हैं, और अच्छा हीमोग्लोबिन जरूर चेक कीजिए, एनीमिया में भी थकते हैं लोग।